हाय फ्रेंड, कैसे हैं। आइए आज समझते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, जो कि इससे पहले एक वीडियो बना दिया है भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान कैसे निर्माण हुआ। इसके बाद आज पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, पार्ट के बारे में और अनुसूची के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे, पहले आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1 से। इससे समझने से पहले समझ लेते हैं कि भाग क्या है और अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल क्या है, ठीक है, और अनुसूची क्या है, ठीक है। देखिए, भाग का मतलब जैसे एक बुक है, ठीक है, कोई भी बुक में जो हर एक बुक में लिखा रहता है पहले पार्ट का नाम, ठीक है, कोई भाग का नाम। जो भी जिस राइटर का बुक है उससे पहले भाग का नाम लिखा रहता है कि ये पार्ट कितना है, कितना चैप्टर का है और इसमें पार्ट कितना है। किसी में 10 पार्ट, 20 पार्ट, 12 पार्ट, एग्जाम्पल में बहुत सारा पार्ट होता है। उस पार्ट के अंदर जो टॉपिक रहता है उसको आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। जो पार्ट रहता है उसको भाग कहते हैं। तो अनुसूची किसको करेंगे कि जो मेन एक टॉपिक हो जाता है, जो इससे पहले दिया रहता है। जिससे आप सुने होंगे कि कभी कभी लिखा रहता है भारत के राष्ट्रीय गीत लिखा रहता है किसी बुक के पहले चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर से पहले, या प्रस्तावना के बारे में लिखा रहता है, उसको बोला जाता है अनुसूची। मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो अनुसूचित बोला जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए भाग किसको बोलेंगे। तो भाग जो कोई किताब है उसका फर्स्ट ये समझना है कि भाग किसको बोलेंगे। तो भाग उसको बोलेंगे जो किताब का कितना भाग है, कितना पार्ट है। नहीं बोलते हैं कि इतना चैप्टर, इतना पार्ट है, एक किताब में 10 पार्ट है, ठीक है, और उसमें जो पार्ट के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक लिखा रहता है उसको अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है, जो कि अमेंडमेंट हुआ है तो उससे और भी बढ़ गया है। लेकिन जो वर्तमान में जो बना था संविधान, उस अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है उसमें 22 भाग है और आर्टिकल 395 है, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और अनुसूची शेड्यूल 8, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 था। अब वर्तमान में अनुसूची की संख्या हो गया है 12, ठीक है। और इसमें आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तो अनुसूची तो बाद में पढ़ेंगे। अभी आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 से पढ़ने से पहले उसका भाग का नाम क्या है, पार्ट का नाम क्या है। तो पार्ट जो 22 भाग है, 22 पार्ट है, उससे पहला पार्ट पढ़ेंगे, पहला भाग। तो पहला भाग का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया पहला भाग का नाम, ओके। देखिए, पहला भाग में आर्टिकल जो लिखा गया, पहला आर्टिकल भाग 1 का पहला आर्टिकल है भारत राज्यों का संघ, यूनियन है, ठीक है। संघ का इंग्लिश में नाम है यूनियन, ठीक है, मतलब भारत राज्यों का संघ है। और सभी राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। जो ऊपर में बताए थे अनुसूची मेन इम्पोर्टेंट उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो जो पहली अनुसूची भाग 1 आर्टिकल 1 को, आर्टिकल 1 में सभी भारत सभी राज्यों का संघ है। लेकिन सभी राज्य के चर्चा कहाँ पे है, तो अनुसूची 1 में चर्चा है, ठीक है। अनुसूची 1 में चर्चा है कि अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटोरी है। लेकिन 9 था, 9 से हो गया है 8, ठीक है। पहले 7 था, 7 से 2 बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो हो गया 9। अभी 9 से जो दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली 2 था, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली ये 2 था, इसको मर्ज कर दिया गया है। अभी वर्तमान में मर्ज कर दिया तो 1 हो गया। तभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 8 है और राज्यों का संख्या 28 है, ओके। देखिए, आइए कुछ समझ लेते हैं आखिर 8 कैसे हुआ अनुसूची, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव कैसे मर्ज हुआ। देखिए,
जो मर्ज हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आता है ये दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि दादरा नगर हवेली या दमन एंड दीव दोनों किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में आता है। ठीक है, इसको मर्ज करने के लिए एक बिल पारित हुआ, जो कि लोकसभा राज्यसभा में कोई भी में एक बिल पारित होता है। वहीं बिल पारित जब हो जाता है तो जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है। एक्ट बन जाता है तो एक्ट बनने का मतलब होता है कि पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो उसमें एक बिल रखा गया, बिल पारित हुआ जिसका नाम था मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2019। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर के अंडर में आता है। इसको जी डी कृष्णा थे, वो बिल लेकर गए थे। जी डी कृष्णा रेड्डी थे ने संसद में बिल मतलब रखे थे, किसी एक के हाथ में रख दिया जाता है कि आप बिल लेकर जाइए और बिल वहाँ वो पारित होगा। ठीक है, तो उनका नाम था कि जी डी कृष्णा रेड्डी। ओके, और इसको 2019 में मतलब मर्ज कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, इसको मर्ज कब किया गया था, तो 2019 में। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के समय। ओके, तो उसमें जब प्रेसिडेंट साइन कर दिए तो वो मर्ज हो गया तो एक बन गया। ठीक है, एगो बन गया। जैसे में आप समझिए कि देखिए कि इसको और अच्छा ले समझाते हैं। ओके, देखिए जिससे में कि टोटल कितना केंद्र शासित प्रदेश था 9। ठीक है, और इसमें ले एक दादरा नगर हवेली था। ठीक है, एक दमन एंड दीव था। ठीक है, जब दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया, एक में मिला दिया गया। देखिए दोनों को जब एक में मिला दिया गया तो क्या बन गया, एक। ठीक है, जब दो को था, जो दो को एक में मिला दिया गया तो दोनों क्या हो गया, एक। ठीक है, ये बोल दिया कि दोनों एक साथ रहिए, तो दो को था 1 + 1 2 हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन दोनों को एक में मिला दिया गया तो कितना हो गया, एक। ठीक है, तो 9 में से जब 2 था तो अब 1 हो गया, तो 9 में से जब 1 वाला घट गया तो कितना हो गया, 8। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में अभी 8 है। ओके, तो इसमें दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक में कर दिया गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि वो 2019 में मर्ज कर दिया गया था। और कुछ दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत आए थे, और कब आए थे, आपको 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में आए थे वास्को डिगामा भारत में। तो जो केरल में कालीकट एक जगह है, वहाँ पर वास्को डिगामा सबसे पहले आए थे, जो कि 1998 में। और 1900 सबसे पहले पुर्तगाली आए थे जिसका नाम था वास्को डिगामा, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। ठीक है, वास्को डिगामा नहीं, दो मतलब उसी का जो भी पुर्तगाली देश का होगा, वास्को डिगामा नहीं, जो भी पुर्तगाली देश का होगा वो सबसे। तो ये भी देखिए सबसे पहले कौन आए थे भारत में पुर्तगाली वास्को डिगामा आए थे, जो कि आपको यूरोप देश के अफ्रीका देश के रहने वाले थे। तो वास्को डिगामा सबसे पहले आए थे पुर्तगाली की तरफ से। सबसे लास्ट में कौन गए थे, तो पुर्तगाली गए थे। ओके, तो देखिए भारत में जब कब दादरा नगर हवेली मिला था, तो आपको फरवरी 1954 में इसको आज़ाद कर दिया गया था, और 1961 में भारत में यूनियन टेरिटरी के नाम से बन गया था। ठीक है, 1961 में। और इसका कैपिटल कहाँ था उस समय, तो सिलवासा था। ओके, इसमें डिस्ट्रिक्ट एक था उसका, जिसका नाम था दादरा नगर हवेली। और दमन एंड दीव में भी पुर्तगाली सबसे लास्ट में गया था, जो कि फरवरी 1961 में आज़ाद कर दिया गया था उन पुर्तगालियों को बगैर कर। और इसको 1987 में यूटी के
मतलब यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, मतलब यूनियन टेरिटरी इसको में रख दिया गया था, स्टेट नहीं बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है, यूटी का मतलब होता है कि उसमें डायरेक्ट केंद्र का शासन रहता है, केंद्र उस पर ध्यान देते हैं। राज्य का मतलब होता है कि राज्य में एक मंत्री चुना जाता है वोटिंग करके, ठीक है, जिसका नाम होता है सीएम बनते हैं, राज्य पे शासन करते हैं। और यूटी पे किसका शासन रहता है, किसका पावर रहता है, जो कि केंद्र सरकार का रहता है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट था, दमन एंड दीव में दो डिस्ट्रिक्ट था, जो कि आपको एक था दमन और दूसरा का था दीव, ठीक है। तो दमन एंड दीव के बारे में इतना समझ गए। और देखिए ये सभी राज्य, जैसे इसमें लिखा गया है कि सभी राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। तो जो अनुसूची है, इसको अनुसूची बाद में बताएंगे, जो अनुसूची है उसमें इसमें राज्य के आर्टिकल 1 में राज्य की चर्चा नहीं है, कितना है कितना नहीं है, ठीक है। इसको यूनियन अनुसूची में रखा गया है, एक अलग से जैसे पन्ना है, पेज है, उसमें मेन चीज़ें रखा गया है। इसको मतलब कभी बना देंगे वीडियो, बहुत अच्छा ले। तो सभी राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, ओके। अभी वर्तमान में राज्य कितना है, 28, और यूनियन टेरिटरी यूटी कितना है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, जो कि 8 है, ठीक। जो पहले 9 था, जो कि 370 आर्टिकल अनुच्छेद जो कि हट गया, तो उसके समय 2 यूटी बनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिस एक का नाम था आपको जम्मू कश्मीर और एक के नाम था लद्दाख, ओके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली अनुसूची में 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला 28 स्टेट कितना है, 28 और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8, ठीक है। और एक होता है कि एक्वायर्ड एरिया, अर्जित क्षेत्र, मतलब कि किसी देश को अपना में मिला लिए या किसी देश को हमला कर उसको मिला लिए, उसको बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। ये अभी 0। देखिए संविधान वाला कितना बढ़िया से बनाया के गए हैं कि कभी भविष्य में अगर किसी देश को आक्रमण कर या बरियारी छीन कर या उसके मर्जी से छीन कर लाया जाए तो उसको अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। देखिए मेरा प्यारा भारत है, और यहाँ पे है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखा दे रहे हैं। एक है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये देखिए मैप अपडेट नहीं हुआ है, ये पुराना ही मैप है। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख है, एगो आपको चंडीगढ़ है, एक दिल्ली है, ठीक है। एक आपको अंडमान निकोबार है, एक है आपका लद्दाख और पुडुचेरी एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। देखिए यहाँ पर है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पर है आपका, ये है आपका लक्षद्वीप, ये है आपका अंडमान निकोबार, ये है आपका पुडुचेरी, ठीक है। और ये है आपका दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये है आपका, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इधर एक हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख, और एक यहाँ पर है चंडीगढ़, ओके। देखिए इतना तो समझ गए। अब आइए कुछ समझते हैं। देखिए कॉन्फेडरल और यूनियन, ये तीनों में अंतर क्या है। देखिए हम लोग तो यूनियन में आते हैं, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन, ठीक है। संघ मतलब फेडरल भी होता है लेकिन उसमें कंडीशन है, यूनियन मतलब संघ भी होता है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, संघ में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, फेडरल में क्या होता है और कॉन्फेडरल में क्या होता है। देखिए यूनियन पहले समझाते। यूनियन का मतलब होता है ना कि एक केंद्र आना चाहिए, वो केंद्र के अंदर सभी राज्य को आना चाहिए, जो कि ये नहीं बोल सकता है कोई राज्य कि हम अपना केंद्र मतलब हम अपना राज्य स्वतंत्र घोषित करना चाहते हैं, ये केंद्र नहीं होने देगा, ठीक है। मतलब
भारत राज्य का संघ है। संघ मतलब कि उसको एकदम उसी के अंडर में रहना चाहिए, केंद्र के अंदर में सभी राज्य। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कोई राज्य भी चर्चा भी नहीं करता है, कान में भनक भी नहीं देता है कि हम अपने अलग क्षेत्र लेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनियन है। यूनियन कहता है कि हमारे से कोई अलग नहीं होगा, हम एकजुट रहेंगे। और फेडरल का मतलब होता है कि बहुत पावर वाला स्टेट होता है। जैसे अभी फेडरल कहाँ पे है, अमेरिका में है, अमेरिका में फेडरल है। ठीक है, वहाँ पर है कि अगर राज्य चाहेगा तो अपने देश से अलग हो सकता है, राज्य का भी पावर रहता है वहाँ पे। यूनियन में राज्य का पावर रहता है, लेकिन सेंट्रल केंद्र बहुत कम रहता है। यही दो में अंतर है। तीसरका में है कि कौन फेडरल परिसंघ। कौन फेडरल का मतलब ये होता है कि राज्य का भी थोड़ा बहुत पावर रहता है और स्टेट का भी पावर रहता है। वो भी चाहेगा तो राज्य अलग हो सकता है, लेकिन उतना फेडरल जैसा नहीं है। ठीक है, फेडरल में कुछ कम पावर है राज्य का, और कौन फेडरल से कुछ कम पावर है, बहुत सारा कम पावर है यूनियन का। इसी चलते भारत अभी डिवाइड नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, संविधान में संशोधन हो जाएगा तो अलग हो सकता है राज्य, लेकिन जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक ये नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, इसी चलते हमारे भारत जो है एकजुट है सभी राज्य, कोई नहीं कुछ कोई नहीं कुछ करता है। अब फेडरल में अगर तनिकी भी दिक्कत होगा तो तुरंत बोलेगा राज्य कि नहीं हम अलग होना चाहते हैं। आप बिल पारित करेगा संविधान में, अलग हो जाएगा संसद में। कौन फेडरल का भी पावर रहता है, लेकिन वैसा फेडरल जैसा नहीं है। कौन फेडरल में अलग राज्य हो जाएगा, लेकिन यूनियन में कभी नहीं होगा। इसी के चलते बोला गया है कि भारत राज्य का संघ है। किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद 1 में बोला गया है। ठीक है, ये तीनों के बारे में आप समझ गए। अब आइए समझते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। देखिए आर्टिकल 2 में है कि आर्टिकल 2 में है आपको कि पार्लियामेंट संसद के सहमति पर, ठीक है, संसद चाहेगी राष्ट्रपति के इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। संसद चाहेगी, पार्लियामेंट चाहेगी तो राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति लेकर, सूचना देकर, पहले ही पूर्ण अनुमति मतलब कि पहले सूचना, मतलब पहले अनुमति ले लिए उसको पूर्ण अनुमति बोलते हैं। पहले सूचना लेकर या सूचना लेने पर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। कौन? संसद, हमारे भारतीय संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी राज्य को, किसी भी देश के राज्य को अपने में मिला सकती है राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेकर। ठीक है, देखिए संसद अगर चाहेगी कि हमको नेपाल के राज्य, किसी राज्य को हमको मिलाना है, चाहे नेपाल को मिलाना है, ठीक है, नेपाल सहमत है, ठीक है, तो क्या करेगा ना कि आपको प्रेसिडेंट से पहले पूछ लेगा संसद कि हम ये राज्य को मिलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर बाध्य है कि साइन करना पड़ेगा आपको। तो पहले अनुमति ले लिया जाता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तब वो काम संसद कर देगी। ये नहीं कि फिर पहले उस काम को करिए तब राष्ट्रपति साइन करेंगे। इस तरह आर्टिकल 2 में नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है कि अगर संसद चाहेगी तो राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेकर, पूर्ण पहले सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकती है। ठीक है, सभी को मालूम होगा सिक्किम के बारे में। देखिए पहले तिब्बत जो था, तो तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, अपने अंडर में उसको कर लिया। तो सिक्किम वाला सोचा, सिक्किम उस समय आज़ाद नहीं था, तो सिक्किम वाला सोचा कि हम किधर जाएंगे, चीन अत्याचार हमको बहुत करेगा। तो बोला भारत से कि हम आप में मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत कहा कि ठीक है हम मिला लेंगे। तो जो 35वां संशोधन था, ठीक है, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन था 1974 में,
जो कि इस समय इंदिरा गांधी का राज था, उस सिक्किम को, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस सिक्किम को 35वां संशोधन के तहत स्वराज्य बना दिया गया। स्वराज्य का मतलब है ना कि ये सिक्किम देखना चाहता है कि हमको अच्छा व्यवहार मिल रहा है कि नहीं राज्य में रहने के लिए, भारत देश में रहने के लिए। और जब देख लिया कि नहीं, चीन जैसा नहीं है, चीन जैसा खतरनाक भारत नहीं है, हम भारत में मिलेंगे, तो क्या हुआ कि उसको फिर 38वां संशोधन किया गया 1975 में। ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा, 22वां भारत का राज्य बना था। ठीक है, 1975 ईस्वी में 38वां संशोधन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि 35वां संशोधन 1974 में क्या हुआ था, तो सिक्किम स्वराज्य बना था। और 38वां संशोधन 1975 में क्या हुआ था, तो सिक्किम 22वां भारत का राज्य बना था। ठीक है, ये है दूसरा का एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल किसका, आर्टिकल 2 का, कि संसद पूर्ण अनुमति लेकर राष्ट्रपति से किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है। ठीक है, ये है आर्टिकल 2 में। ठीक है, आर्टिकल 3 को समझते हैं। देखिए, इसमें भी ये लिखा गया है कि आपको आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट या संसद, ठीक है, संसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे आप देखे होंगे कि आपको एग्जाम्पल बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ पे, तो ओनली भारत के अंदर ही, नहीं कि किसी और देश का राज्य चेंज करना है या उसका एरिया चेंज कर दे, ये नहीं होगा। ओनली भारत में ये लागू होता है। ठीक है, कि संसद चाहेगी तो राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेकर, पूर्ण सूचना लेकर, उसे साइन मोहर करवा कर राष्ट्रपति पार्लियामेंट, संसद किसी भी राज्य को, जैसे 28 राज्य है, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में आपको मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, कैसे हुआ, यही राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति ले लिया गया। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति से, कौन, संसद, राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति ले लिया कि हम ये राज्य को डिवाइड करना चाहते हैं। वहाँ पर लिखा गया है जो कि संविधान में, कि नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, जो कि आपको 4 एग्जाम्पल बता रहे हैं, 4 भी उससे हुआ है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, यही आर्टिकल 3 के तहत। दूसरा आर्टिकल के तहत कभी नहीं होगा, आर्टिकल 3 के तहत होगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और जो स्टूडेंट बिहार के होंगे वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार से झारखंड अलग कब कर दिया गया था। बिहार से झारखंड 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग कर दिया गया था। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था 2 जून 2014 को। ये किसके समय, मोदी गवर्नमेंट के समय। ठीक है, तो देखिए इसी के आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत ये चीज़ में परिवर्तन होता है। ठीक है, कि किसी नाम पार्लियामेंट राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से पूर्ण सहमति ले लेगी, अनुमति ले लेगी कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। कहें से कि ये तो पूछना उनको ज़रूरी है, उनको पूछ लेंगे तो साइन करना ज़रूरी पड़ेगा। ये आर्टिकल 2-3 में, और सब में नहीं ऐसा होगा, इसी में होगा। ये नहीं सोच रहे हैं कि और सब में राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेंगे, नहीं ले पाएंगे। उस पर पावर है, वीटो पावर अपना दिखा देंगे राष्ट्रपति, बहुत पावर है उनको। जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो पार्लियामेंट, संसद राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेकर किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ओनली भारत में, ओनली भारत के अंदर। तो ये किस में लिखा गया था, आर्टिकल 3 में लिखा गया है।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। अब आइए आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 में ये लिखा गया है, आर्टिकल 4 में देखिए इतना दिमाग से इतना बेहतरीन हमारा संविधान बना है कि आप पढ़िएगा तो हंसते रह जाइएगा, हंसते हंसते एकदम पूरा संविधान पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, अब 2 में क्या है कि किसी विदेशी राज्य को अपना देश में मिला सकते हैं। ठीक है, और 3 में क्या है, 3 में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है कि किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3, 2 तथा 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। 368 में क्या होता है ना, उसके खातिर दूसरा संशोधन होता है, जिसमें कि उसमें पूर्ण अनुमति नहीं लिया जाता है। इसमें कोई फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में संशोधन करना है और सब आर्टिकल में संशोधन करना है, तो राष्ट्रपति पूर्ण अनुमति नहीं देंगे, उनके पास बिट्टू पावर लग जाता है। ये 2 आर्टिकल को छोड़ा कर और समय बिट्टू पावर लग जाएगा उनको, बोले कि नहीं हम साइन करेंगे, क्या कर लीजिएगा। उसी खातिर बहुत सारे उपाय है, लेकिन उसके पास इतना पावर है कि ये नहीं कर सकते हैं। तो इसको संशोधन आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, 2-3 आर्टिकल को। ठीक है, इसमें है ना कि आर्टिकल 2-3 में सिंपल मेजोरिटी से 50% वोटिंग से संसद बिल पारित कर देती है और राष्ट्रपति तो साइन कैले ही रहते हैं और वो भी जो भी परिवर्तन करना है परिवर्तन कर देते हैं संसद। ठीक है, और आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। ठीक है, 2/3, 2/3, 2/3 से 3 मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। इसमें लगभग 66% से, ठीक है, 66% वोट से, उसमें 50% वोट से, और 368 के बाहर इसको रखा गया 2-3 आर्टिकल को। ठीक है, अगर आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन होगा तो अनुसूचियाँ 1 और 4 को भी प्रभावित पड़ेगा। देखिए, मान के चलिए कि किसी राज्य को बना दिए, अलग कर दिए, उस समय कितना था, जो कि उस समय 29 राज्य था, तो एक जम्मू कश्मीर का हटा दिया गया, तो उस समय तो 29 तो अपडेट हो गया अनुसूची 1 में कि 29 आपको राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब ये आपको जब 2 को डिवाइड कर दिया गया तो कितना बढ़ गया, 7 दूना 2 को यूनियन टेरिटरी बन गया और एक राज्य कम हो गया, 28 राज्य हो गया। तो पहले तो अनुसूची में आपको अनुसूची 1 में पहले तो 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था अनुसूची 1 में, तो ये अनुसूची 1 को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कि हाँ अनुसूची 1 और 4 को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तब तो इसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्य की चर्चा है और अनुसूची 4 में राज्यसभा की चर्चा है। देखिए, अनुसूची 1 में तो राज्य की चर्चा है, अनुसूची 4 में आपको राज्यसभा सीट की चर्चा है। तो देखिए, अनुसूची 1 में अगर परिवर्तन नहीं किए कुछ हो तो उसमें तो अपडेट है आपको 29 राज्य, यहाँ पे हो गया 28 राज्य, तो उसमें अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं, इसको घटाकर 28 राज्य करना पड़ेगा, तो 28 राज्य हो गया। लेकिन वहाँ पे जम्मू कश्मीर से पहले राज्यसभा की भी सीट चुनाता था, तो राज्यसभा तो वहाँ पर तो 28 राज्य हो गया, वहाँ पर तो पता चलेगा कि वहाँ पर राज्यसभा की सीटें नहीं चुना रहा है। तो फिर आपको 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा कि अनुसूची 4 में कि नहीं, वहाँ पर राज्यसभा का सीट नहीं है। ठीक है, उतना सीट कम करना पड़ेगा, चाहे दूसरा और बढ़ाना पड़ेगा दूसरा स्टेट में, तब ना भरपाई होगा। इसी के चलते आर्टिकल अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है कि कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और अनुसूची 4 में है कि वहाँ से राज्यसभा की सीट कितना निकल रहा है। ठीक है, ये है आपको आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बारे में। अब पूरा डिटेल से बढ़िया समझ गए, जो भी
कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आप अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। और इसके बाद वीडियो बनाएंगे जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल आपको 11 तक जो कि नागरिकता के बारे में है, वो भी डिटेल से बहुत बनाएंगे, बहुत बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।